Hello, hi everyone. We are today meeting in the next video. Sexual reproduction in flowering plant का ये पार्ट सेकंड है. लास्ट सेशन के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने मोनोथिकस और डायथिकस का कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की लाइन में जो उसकी मीनिंग निकलती है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो हमने अच्छे तरीके से समझा था. और हम मेल पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे. मेल पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टेमन के बारे में. स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं. वी डिस्कस अबाउट दैट स्टेमन कि स्टेमन के अंदर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होती है. इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एंथर बोला जाता है. एंथर के अंदर बायलोब्ड है, 2 लोब है, एक ये लोब है, सेकंड दूसरी लोब ये है, और हमें एक और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है. इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. इसे क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट बोलते हैं. अब कुछ और पॉइंट हमें यहाँ पर फोकस देनी है. एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है. एनसीईआरटी लिखती है कि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया है. और माइक्रोस्पोरेंजिया हमें कब दिखाई देंगे? जब एंथर क्या होगा? यंग होगा. जब यही एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में मॉडिफाई हो जाएंगे? इट विल मॉडिफाई इनटू द पोलन सेक. किस में मॉडिफाई हो जाएंगे? पोलन सेक के अंदर. पोलन सेक हमें कब दिखाई देते हैं एंथर के अंदर? जब एंथर क्या होता है? मैच्योर होता है. वन थिंग यू नीड टू क्लियर कि माइक्रोस्पोरेंजिया की लोकेशन को ही हम पोलन सेक बोलेंगे. माइक्रोस्पोरेंजिया तब तक बोल रहे थे जब तक उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या उसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थे. जब यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं तो उसी रीजन को पोलन सेक बोला जाता है. पोलन सेक एंथर के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं? एनसीईआरटी लिखती है कि जो पोलन सेक है ये लॉन्गिट्यूडनली एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे अगर हम किसी एंथर को बनाए, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक एंथर को बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक एंथर को बना रहे हैं. इस एंथर के अंदर हमें पोलन सेक कैसे दिखाई देंगे? इस एंथर के अंदर जो हमें पोलन सेक है, इस एंथर के अंदर हमें जो पोलन सेक है, जैसे सपोज कीजिए देखिए ये एक एंथर है. इस एंथर के अंदर जो हमें पोलन सेक है वो कैसे दिखाई देंगे? इस एंथर के अंदर जो पोलन सेक है, यहाँ पर ये पोलन सेक है, ये पोलन सेक है, ये पोलन सेक है, ये पोलन सेक है. स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोरेंजिया है जो पोलन सेक के अंदर मॉडिफाई हो गई है. एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक बनते हैं, बट ये दोनों पोलन सेक आगे जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं. हम अभी ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये जस्ट अभी पोलन सेक बने ही हैं. तो जो ये पोलन सेक है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन. इसे हम क्या बोल रहे हैं? पोलन सेक. और पोलन सेक के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन बोला जाता है. बहुत सारे प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, जो पोलन सेक के अंदर प्रेजेंट है. ये जो पोलन सेक के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं या जो पोलन सेक है ये कैसे प्रेजेंट है एंथर के अंदर? ये लेंथ वाइज प्रेजेंट है. जैसे अगर हम इसको 3D में इमेजिन करें तो ये ऐसे प्रेजेंट होगी. जैसे अगर मैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करूँ तो ये कैसे प्रेजेंट होगी? ऐसे लेंथ वाइज प्रेजेंट होगी. ऐसे लेंथ वाइज प्रेजेंट होगी. जैसे सपोज कीजिए ये क्या है? ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है. दैट इज़ अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर. और इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को हम एंथर बोल रहे हैं. इस एंथर के अंदर हमने इसको ट्रांसो सेक्शन के अंदर कट किया तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दी? पोलन सेक दिखाई दी. ये जो पोलन सेक है कैसे प्रेजेंट है? ऐसे लेंथ वाइज प्रेजेंट होती है. सिर्फ ऊपर से नहीं दिखाई देगी, ऐसे लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो हमें ये एक चीज़ लर्न रखनी है कि जो पोलन सेक है ये कैसे है? ये लेंथ वाइज प्रेजेंट होती है या लॉन्गिट्यूडनली जो पोलन सेक है वो प्रेजेंट है या लेंथ वाइज प्रेजेंट है? कैसे प्रेजेंट है? लेंथ वाइज. जो इसकी लेंथ है उस लेंथ एंथर की लेंथ के अंदर जो पोलन सेक है वो स्प्रेड है. ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है. और एक और चीज़ हमें लर्न रखनी है. एक और एनसीईआरटी में देखो एक और पॉइंट लिखी हुई है स्टेमन के बारे में. क्या स्टेमन के नंबर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के अंदर कांस्टेंट रहते हैं? तो उसका आंसर है नो. क्या फिलामेंट की लेंथ डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर सेम रहेगी? तो उसका आंसर भी है नो. एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि अगर हम डिफरेंट प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट्स की अगर हम अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इन प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर स्टेमन के रेस्पेक्ट में स्टेमन के जो नंबर है वो हमें अलग दिखाई देंगे. जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं
और फिलामेंट की जो लेंथ है वो भी वेरी कर सकती है, फिलामेंट की जो लेंथ है वो भी वेरी कर सकती है। ये दोनों जो फैक्टर है ये वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो हम 2 प्लांट को कंपेयर करते हैं, 2 प्लांट के फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं, एक प्लांट के फ्लावर के अंदर हमें 4 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेमन के जो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं। हम कभी कभार ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट का जो फ्लावर है वो तो एक है, स्पीशीज़ तो कांस्टेंट है, पर उसी स्पीशीज़ के अंदर जो स्टेमन की जो फिलामेंट की लेंथ है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती है। ये एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि स्टेमन का नंबर और उसकी स्टेमन के अंदर फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो वेरी कर सकती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। क्या सारे फ्लावर के अंदर फिलामेंट की लेंथ वेरी करेगी? तो उसका आंसर है नो। कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है प्लांट की जिनके अंदर जो फिलामेंट की लेंथ होती है वो वेरी करती है, बट सारे प्लांट के अंदर हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ तक एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक क्या हो जाता है, जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसका आपको एक करेक्ट आंसर देना है। अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से आंसर देना है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो हम इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर है आपको देना अच्छे तरीके से। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग देम। अभी जो नीट का पैटर्न है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं, टू द एनसीईआरटी होते हैं। तो आपको स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा, उनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट में दे रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्लावर इज अ साइट ऑफ asexual reproduction within एंजियोस्पर्म। मैंने एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की जगह ये टर्म यूज किया है। सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, ओनली हार्मोनल चेंजिंग are responsible for flower formation। प्लांट के अंदर सिर्फ हार्मोनल चेंजिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फ्लावर को फॉर्मेशन करने के लिए, सिर्फ हार्मोनल, उसके अलावा प्लांट के अंदर कुछ नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? और थर्ड स्टेटमेंट में लिखता हूं, floral bud is formed before the inflorescence। फोर्थ स्टेटमेंट लिखता हूं, नंबर ऑफ स्टेमन within different number of stamen within different species of plants always remain constant। और लास्ट स्टेटमेंट है, the structure of anther is polyhedral। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है।
ऑप्शन 1 है, क्या इनमें से 2 स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट? यस, करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है, क्या इनमें से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड है, क्या इनमें से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड है, क्या इनमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन फोर्थ है, क्या इनमें से 4 स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, आपके पास कुछ सेकंड्स है, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। और मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ फ्लावर इज अ साइट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन एंजियोस्पर्म, कि जो फ्लावर है वो साइट है। फ्लावर किसकी साइट है? फ्लावर इज अ साइट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन एंजियोस्पर्म, के फ्लावर साइट है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बट हमें पता है ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। फ्लावर इज अ साइट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। मैं ऑप्शन के अंदर चेंजिंग करना चाहता हूँ, एक इस 4 ऑप्शन की जगह मैं लिखना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ, नन लिखना चाहता हूँ, और नहीं नन, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव लिखना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पर सेकंड में ओनली हार्मोनल चेनिंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर सिर्फ हार्मोनल चेनिंग रेस्पॉन्सिबल है फ्लावर को फॉर्मेशन करने के लिए। क्या सिर्फ हार्मोनल चेनिंग होने से फ्लावर बन जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि जब प्लांट के अंदर फ्लावर बनता है, फ्लावर बनने से पहले प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेनिंग होती है। सबसे पहले हार्मोनल चेनिंग होगी जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेनिंग होगी, तो हार्मोनल उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेनिंग रेस्पॉन्सिबल है फ्लावर को फॉर्म करने के लिए। सो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। फ्लोरल बड इज फॉर्म बिफोर द इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल बड पहले बनता है इन्फ्लोरेसेंस से? नहीं, सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद में फ्लावर कहाँ पर बनेगा उसकी लोकेशन डिसाइड हो जाती है विद इन द फ्लोरल एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के बाद में फ्लोरल बड की फॉर्मेशन होती है जो आगे जाकर फ्लावर को फॉर्म करता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले फ्लोरल बड बनता है उसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस डिसाइड होता है। नहीं, प्लांट के अंदर सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस डिसाइड होता है, उसके बाद में फ्लोरल बड बनता है। इस वजह से स्टेटमेंट जो थर्ड है ये भी क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 4, नंबर ऑफ स्टेमन विद इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो स्टेमन के नंबर है वो वेरी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम एक और पॉइंट ऐड करें कि जो फिलामेंट की लेंथ है वो भी वेरी कर सकती है, विद इन स्पीशीज भी वेरी कर सकती है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम डिफरेंट स्पीशीज प्लांट की ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पर जो स्टेमन के नंबर है वो हमेशा हमें कॉन्स्टेंट दिखाई देंगे। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। लास्ट वाली स्टेटमेंट है द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल नहीं होती है, एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा, जो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पास्ट वाला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी हुई है जो हमने बहुत ही आसानी से डिस्कस की है। सो स्टेटमेंट जो 5 है ये भी इनकरेक्ट हो जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी की सारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी द ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। यहाँ जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लेट्स डिस्कस सॉरी चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर क्या है वो हमें अच्छे तरीके से समझनी है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। हमें पता है कि एंथर जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एक एंथर कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। हर एक लोब के अंदर हमें 2 थीका दिखाई देगी, और ये कंडीशन डाइथीकस को रिप्रेजेंट करती है। मोनोथीकस और डाइथीकस का क्या कॉन्सेप्ट है हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अगर ये यंग एंथर है, ये कौन सा एंथर है? दिस इज अ यंग एंथर। अगर ये
यंग एंथर है, तो यंग एंथर के अंदर ये जो थीका है, इस थीका के अंदर जो हमें इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से जूम करके ऑब्जर्व करेंगे। तो जिसको जैसे हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो हम हैरान हो जाते हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को कट करके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये नियर सर्कुलर आउटलाइन के अंदर, अगर हम आउटलाइन डायग्राम को देखें तो हमें नियर सर्कुलर दिखाई देगी। तो इसकी जो आउटलाइन डायग्राम होती है, इसकी जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है वो हमें कैसी दिखाई देगी? नियर सर्कुलर। नियर सर्कुलर मतलब सर्कुलर जैसी दिखाई देगी, सर्कुलर। हमने सिर्फ इस पोर्शन को ही कट किया है, अगर हम इस पोर्शन को कट करके ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर ही दिखाई देगी। तो ऐसा ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है वो आउटलाइन के अंदर हमें नियर सर्कुलर दिखाई देती है। हमने इस माइक्रोस्पोरेंजियम को ऑब्जर्व किया तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें यहाँ पर लेयर्स दिखाई देती है, हमें यहाँ पर लेयर्स दिखाई देती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। प्लांट की बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकली, वो सारी स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट एपिडर्मिस लेयर से कवर्ड होती है, चाहे वो रूट का पोर्शन हो, चाहे वो किसका पोर्शन हो? शूट का पोर्शन हो। तो यहाँ पर भी एंथर के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होती? एपिडर्मिस की बनी होती। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो ये हमें लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये कौन सी लेयर होती है? ये आउटर मोस्ट। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एंथर की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद में हम एक और लेयर को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में जो हम लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस लेयर को बोला जाता है, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? ये जो लेयर है, इस लेयर को एंडोथीशियम बोलते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की कुछ अलग प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट लेयर्स, और एंडोथीशियम का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेइसेंस ऑफ एंथर के अंदर। किस तरीके से, वो हम आज इस सेशन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर जो ये लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को क्या बोला जाता है? इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीशियम। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? जो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर जो लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को एंडोथीशियम बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, इन दोनों लेयर की जो थिकनेस है, सेल के हिसाब से देखें तो वन सेल्ड थिक लेयर होती है। थिकनेस के हिसाब से, जैसे हमने ये एंथर था, इस एंथर को ट्रांसफर सेक्शन के अंदर कट किया तो हमें एपिडर्मिस की जो ये लेयर दिखाई दे रही है, उस लेयर की जो थिकनेस है वो वन सेल्ड थिक लेयर होती है। एंडोथीशियम की जो लेयर है, उसकी जो थिकनेस है वो भी हमें वन सेल्ड थिक लेयर दिखाई देती है। उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर। 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ उसके बाद हमें 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर दिखाई देती है। इस 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर को क्या बोला जाता है? मिडिल लेयर बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मिडिल लेयर की फंक्शनिंग क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, क्या इसकी फंक्शनिंग फूड को स्टोर करना होता है, क्या इसकी फंक्शनिंग न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाना होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को या माइक्रोस्पोर को? मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, तो बताओ इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझने हैं। देखो, अगर एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया या अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, डाउट हो गया, तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने इस साल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनकी जो रैंक है या जिनको मेडिकल कॉलेज है वो एक दो क्वेश्चंस की वजह से छूट गई। और जब एक दो क्वेश्चन का जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट काम आते हैं, आपने कितना मेमोराइज़ किया है वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है। तो इस वजह से ध्यान देकर हमेशा सुना करो क्लासरूम के अंदर जब भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सो हेयर वी आर डिस्कसिंग द थर्ड लेयर ऑफ द एंथर। दिस थर्ड लेयर ऑफ एंथर इज कॉल्ड द मिडिल लेयर। इस लेयर को क्या बोला जाता है? इस लेयर को मिडिल बोला जाता है, मिडिल लेयर बोला जाता है। मैं इसको इन सेल्स को थोड़ा ऐसे रफली बना रहा हूँ ताकि हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है। आपको पता चल गया कि इस सेल की, इस लेयर की जो थिकनेस है वो 1 to 3 सेल्ड
थिक लेयर हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर हो सकती है। तो यहाँ पे हमें 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर दिखाई देगी। इस लेयर को बोला जाता है मिडिल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर बोलते हैं। इसे हम मिडिल लेयर बोलते हैं। मिडिल लेयर के बाद में अगर हम ऑब्जर्व करें, मिडिल लेयर के बाद में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगी, मिडिल लेयर के बाद में अगर हम मिडिल लेयर के बाद में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा? मिडिल लेयर के बाद में हमें एक और लेयर दिखाई देती है। इस लेयर को बोला जाता है, जैसे हमें यहाँ पर एक और लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को बोला जाता है टेपेटम बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड टेपेटम। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम बोलेंगे टेपेटम। इस लेयर को क्या बोलेंगे हम? इस लेयर को बोला जाता है टेपेटम बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड टेपेटम। इस लेयर को हम टेपेटम बोलेंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जो लेयर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कौन सी लेयर न्यूट्रिशन को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो या फूड को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोनों के जो आंसर है वो अलग अलग आते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? टेपेटम बोलते हैं। इस लेयर को हम टेपेटम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टेपेटम। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यू को स्पोरोजेनियस टिश्यू बोला जाता है, जो होमोजेनियस नेचर के होते हैं। एनसीईआरटी टर्म लिखती है कि टेपेटम है वो इनक्लोज करता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच हैव अ नेचर ऑफ होमोजीनियस, जिनकी नेचर कैसी होती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हम किसी भी सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक जैसा ही दिखाई देगा, हम डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाएंगे विद इन द सेल। इस वजह से इस टिश्यू की नेचर को होमोजीनियस कंसीडर करते हैं और ये पूरा जो टिश्यू है वो स्पोरोजीनियस टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स के बारे में। तो लेयर के बारे में देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको कलेक्टिवली फंक्शन पूछा जाए तो आपका आंसर अलग होगा, और इंडिविजुअल फंक्शन पूछा जाए तब हमारा आंसर अलग होता है। कैसे या किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं और जो एनसीईआरटी है वो कैसे लाइंस जो कॉन्ट्राडिक्टरी चली जाती है वो मैं आपको अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एक बेसिक सी डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये 4 वॉल से क्या होती? कवर्ड होती है। आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है, उसके बाद में एंडोथीशियम की लेयर होती है, उसके बाद में मिडिल लेयर होती है, उसके बाद में टेपेटम की लेयर होती है। अब हम 1 by 1 इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और अच्छे तरीके से आपको फोकस देना इन सारी स्ट्रक्चर्स को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की क्या प्रॉपर्टी है? एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये तो आपको पता चली क्या? इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इस वजह से इसे आउटर मोस्ट लेयर बोला जाता है। इस लेयर की थिकनेस कैसी होती है? 1 सेल्ड थिक लेयर है। ये कैसी लेयर है? 1 सेल्ड थिक लेयर है। 1 सेल्ड थिक लेयर है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, इसका मेन फंक्शन है। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन था, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, और हमारे पास ऑप्शन में हो फर्स्ट ऑप्शन हो एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ टेपेटम, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एपिडर्मिस जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एपिडर्मिस जाएगा। एपिडर्मिस के बाद में जो सेकंड लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। ये जो एंडोथीशियम जो लेयर है, इस लेयर की जो थिकनेस है ये भी कैसी होती है? 1 सेल्ड थिक लेयर होती है। 1 सेल्ड थिक लेयर। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो एंडोथीशियम की लेयर है वो एक ही सेल की बनी हुई होती, नहीं, बहुत सारे सेल होते हैं, पर उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, उसके अंदर हमें सिर्फ एक सेल ही दिखाई देगा। जैसे मिडिल लेयर के अंदर हमें थिकनेस के अंदर 3 सेल दिखाई दे रहे हैं या 2 सेल दिखाई दे सकती हैं, 1 दिखाई दे सकता है, बट एंडोथीशियम के अंदर हमेशा हमें 1 सेल ही दिखाई देगा, तो 1 सेल्ड थिक लेयर होती है। उसकी देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इस लेयर का जो मेन फंक्शन होता है, ये डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डेहिसेंस ऑफ एंथर जो होता है वो
किसकी वजह से होता है? एंडोथीशियम की वजह से होता है। तो एंडोथीशियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence का मतलब क्या है? जब एंथर मैच्योर होता है तो एंथर जो है वो फट जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है, और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सराउंडिंग के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और इन पोलन ग्रेन से आगे जाकर पोलिनेशन होती है। सो यहाँ पर हमें समझना है कि जो डेhiscence करवाने के लिए जो मेन लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? एंडोथीशियम। ये मोस्टली या मेनली रेस्पॉन्सिबल है डेhiscence ऑफ एंथर के लिए। यहाँ पर ये जो इस सेल के, अगर हम एंडोथीशियम के अंदर किसी एक सेल को ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे सेल्स हैं, मैं किसी एक सेल को यहाँ पर लेता हूँ, किसी एक सेल को लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किसी एक सेल जो है एंडोथीशियम का कोई एक सेल है उसको मैंने उठा लिया, ये एक एंडोथीशियम का सेल उठा लिया, यहाँ पर एक दूसरा सेल है। इस कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से समझना, ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, मे बी जब जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं तो उस वक्त इसका कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? मिडिल लेयर प्रेजेंट होगी। ये आपको समझना है। अब तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस एंडोथीशियम के अंदर हम किसी एक सेल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इस सेल की जो एपिडर्मिस के टुवर्ड जो वॉल होगी इसे आउटर वॉल बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आउटर वॉल। तो एंडोथीशियम सेल की, एंडोथीशियम लेयर को जो सेल बनाते हैं उसकी जो आउटर वॉल होती है वो किस नेचर की होती है? थिन नेचर की होती है। ये हमें कैसी दिखाई देगी? थिन दिखाई देगी। और जो इनर वॉल है, जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल हमें कैसी दिखाई देती है? इनर वॉल हमें थिक दिखाई देती है। इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो इनर वॉल थिक होती है, इनर वॉल थिक किस वजह से होती है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि इनर वॉल के अंदर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इस अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की वजह से जो इनर जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। इनर वॉल के अंदर हमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर दिखाई देंगे जिसकी वजह से इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। और जो रेडियल वॉल होती है, जैसे ये रेडियल वॉल है, रेडियल वॉल के अंदर भी हमें थिकनेस दिखाई देती है, बट रेडियल वॉल के अंदर दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? रेडियल वॉल बोलते हैं। ये जो रेडियल वॉल है, ये रेडियल वॉल हमें क्या दिखाई देती है? ये भी हमें थिक दिखाई देती है। और ये थिक क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कैलोस बैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैलोस बैंड प्रेजेंट है। अब आपको देखो क्या समझना है, आपको सिंपली ये समझना है, एंडोथीशियम वन सेल्ड थिक लेयर होती है, डेhiscence ऑफ एंथर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस सेल के अंदर ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर जो सेल है, उन सेल को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें आउटर वॉल थिन दिखाई देगी, इनर वॉल थिक दिखाई देगी और रेडियल वॉल हमें थिक दिखाई देगी। जैसे जो आपको यहाँ पर इन सेल के अंदर हम रेडियल वॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो थिक दिखाई दे रही है। क्यों थिक दिखाई दे रही है? तो हमने ऑब्जर्व किया तो हमें यहाँ पर एक कंपाउंड मिला जो कैलोस बैंड होता है। तो कैलोस बैंड की वजह से रेडियल वॉल थिक होती है। और जो इनर वॉल की थिकनेस है वो किसकी वजह से होती है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की वजह से होती है। तो हम कलेक्टिवली ऐसा लर्न कर सकते हैं कि एंडोथीशियम के अंदर कैलोस बैंड और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से एंडोथीशियम की जो लेयर है वो हमें थिक दिखाई देती है एज कम्पेयर टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कंपेयर के अंदर में जो एंडोथीशियम की जो लेयर है वो हमें थिक दिखाई देगी। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें थिकनेस ज़्यादा दिखाई देगी, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगी? थिकनेस ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से थिकनेस होगी। और थिकनेस कहाँ पर होगी? थिकनेस होगी एक तो रेडियल वॉल के ऊपर और एक इनर वॉल के ऊपर। आउटर वॉल जो होगी एंडोथीशियम की वो थिन होगी। इसे अच्छे तरीके से लर्न रखना, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स एनसीईआरटी से जाए, जब भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाता है एनसीईआरटी से तो वो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टू द टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट बनाकर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। सोन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो मैंने एक दो चीज़ें बना दी है। तो यहाँ पर दो लेयर की प्रॉपर्टी हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर ली है। अब हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर। तो मैं ये दोनों जो पॉइंट्स है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स अबाउट द मिडिल लेयर। अब हम मिडिल लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मिडिल लेयर की क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टडी दिस। तो हम मिडिल लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है मिडिल लेयर। मिडिल जो लेयर है, मिडिल लेयर अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें एंडोथीशियम के बाद में जो लेयर दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर बोलते हैं। मिडिल लेयर की जो थिकनेस है, मिडिल लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी होगी? 1 to 3 सेल। 1 to 3 सेल्ड ये थिक लेयर हो सकती है। 1 to 3 सेल्ड ये एक थिक लेयर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
कि मिडिल लेयर जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया है कि ऐसे टिश्यू जो मेनली फूड को स्टोर करते हैं उनकी नेचर पेरेनकाइमेटस होती है, या पेरेनकाइमा जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर जो ये मिडिल लेयर है ये भी किसकी बनी होती है, ये पेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ पेरेनकाइमा। ये किसकी बनी होती है, पेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा की बनी होती है। इस वजह से इसका मेन काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। मैं अभी तक जो मैंने फंक्शनिंग लिखी है लेयर के हिसाब से वो मेन फंक्शनिंग मैंने लिखी है। एपिडर्मिस की जो मेन फंक्शनिंग है वो प्रोटेक्टिव है, एंडोथीशियम की मेन फंक्शनिंग है डेhiscence ऑफ एंथर, और मिडिल लेयर की जो मेन फंक्शनिंग है वो फूड को स्टोर करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट लिखी हुई है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं, वो हम आते हैं टेपेटम के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, टेपेटम के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, टेपेटम के ऊपर आते हैं। जो टेपेटम है ये इनरमोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, ये एक इनरमोस्ट लेयर है। दिस इज अ इनरमोस्ट लेयर। सबसे अंदर की तरफ जो हमें लेयर दिखाई देगी वो टेपेटम की दिखाई देगी, और इसकी जो थिकनेस होती है ये भी वन सेल्ड थिक लेयर होती है। ये भी कैसी होती है, वन सेल्ड थिक लेयर होती है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए टेपेटम रेस्पॉन्सिबल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसे न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको भी ये टेपेटम प्रोवाइड करती है। माइक्रोस्पोर को ही क्या बोला जाता है, डेवलपिंग पोलन ग्रैंड बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेवलपिंग पोलन ग्रैंड। इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रैंड भी बोलते हैं। इसे हम डेवलपिंग पोलन ग्रैंड भी बोलते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टेपेटम है कि डेवलपिंग पोलन ग्रैंड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, हमें ये तो पता होता है कि टेपेटम माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट जो क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया वहां पे लिखा हुआ था डेवलपिंग पोलन ग्रैंड। माइक्रोस्पोर को ही डेवलपिंग पोलन ग्रैंड बोला जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर पोलन ग्रैंड के अंदर चेंज होते हैं। अब यहाँ से देखो एक क्वेरी आती है कि सर माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रैंड के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। ऑफकोर्स माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रैंड के अंदर डिफरेंस होता है, और माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रैंड के अंदर मॉडिफाई होते हैं, जो हम आज के सेशन के अंदर वो टॉपिक अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि टेपेटम फूड कहाँ से ऑब्टेन करती है। तो टेपेटम अगर अपनी न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोवाइड करेगी तो टेपेटम के लेयर के अंदर जो न्यूट्रिशन वो तो खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो टेपेटम है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, इट गेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन आएगी और टेपेटम उसी न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर या स्टोर कर आगे किसको देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, डेवलपिंग पोलन ग्रैंड या माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मिडिल लेयर के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो फूड स्टोर्ड है, वो सारा अगर टेपेटम के पास चला गया तो इसके पास फूड ही नहीं बचा, तो मिडिल लेयर की सबसे पहले क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो मिडिल लेयर होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। मिडिल लेयर कैसी होती है, जो मिडिल लेयर है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। सबसे पहले जो लेयर जो डिमिनिश्ड हो जाएगी या सबसे पहले लेयर जो खत्म हो जाएगी वो कौन सी होगी, मिडिल लेयर होगी, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो टेपेटम के पास चला जाता है, फूड है वो टेपेटम के पास चला जाता है। इस नेचर को एम्फीमेरल बोला जाता है। एम्फीमेरल बोला जाता है। एम्फीमेरल, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीमेरल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं एम्फीमेरल बोलते हैं। क्या एम्फीमेरल टर्म एनसीईआरटी में यूज किया गया, एनसीईआरटी के अंदर एम्फीमेरल टर्म यूज नहीं किया गया है। तो नीट के अंदर एम्फीमेरल टर्म पूछा जाए बहुत ही कम चांसेस है, या तो पूछा ही नहीं जाएगा। बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि एंथर के अंदर जो 4 लेयर होती है उनमें ऐसी कौन सी लेयर है जो सबसे पहले खत्म हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, मिडिल लेयर होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेपेटम के बारे में हमने ये डिस्कस किया, पर टेपेटम के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम टेपेटम को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे टेपेटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। एक से क्या दिखाई देते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीज़न है कि टेपेटम के अंदर हमें बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दे सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दे सकती है,
या हमें यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देता है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान देकर सुनना। देखो, इस बायोन्यूक्लिएटेड कंडीशन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें इसकी कुछ फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो मैं मिडिल लेयर वाले को इसको मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टेपेटम की कुछ फंक्शनिंग लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, टेपेटम की कुछ फंक्शनिंग को लिख रहा हूँ कि टेपेटम की फंक्शनिंग क्या है। देखो, अगर हम टेपेटम की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करें, टेपेटम जो लेयर है इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। देखो, इसकी एक तो फंक्शनिंग क्या है, इसकी एक फंक्शनिंग है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर को, और माइक्रोस्पोर को ही डेवलपिंग पोलन ग्रेन बोला जाता है। ये चीज़ हमें अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या इसका सिर्फ यही काम होता है? अगर सिर्फ यही काम होता तो न्यूक्लियस की कंडीशन हमें, सेल के अंदर न्यूक्लियस की कंडीशन बायन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं दिखाई देती। इसका सिर्फ एक ही काम नहीं होता, इसका दूसरा काम भी होता है। ये हार्मोन को भी रिलीज करती है, इट ऑल्सो रिलीज द हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो होते हैं जिसे हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ऐसे हार्मोन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की डिफरेंशिएशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको इनिशिएट करते हैं कि उसके अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो और माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे जाकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो। तो ये सारी जो चेनिंग होती है वो हार्मोनल होती है, और इन हार्मोन की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, टेपेटम से होती है। लाइक ऑक्सिन जो हार्मोन है वो फॉर्म होता है। और तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। आपको सिर्फ सिंपली इतना लर्न रखना कि टेपेटम से कुछ हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन बनने की वजह से यहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी कौन सी, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये मियोटिक डिवीजन करेगी, और मियोटिक डिवीजन करने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपने देखो सेल वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा कि सेल तब तक डिवाइड नहीं करता जब तक वो उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाती, उसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर स्मॉल साइज़ का सेल है तो डिवाइड नहीं करेगा, सबसे पहले वो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद में वो डिवाइड करेगा। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिफ्रेंशिएट कराने के लिए कुछ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उस हार्मोन की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, टेपेटम से होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। उसके अलावा हार्मोन के अलावा कुछ एंजाइम भी बनते हैं, कुछ एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। एंजाइम कौन सा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है, जो हम आगे इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, केलेज एंजाइम। केलेज जो एंजाइम है जो केलोस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, टेपेटम से होती है। तो टेपेटम के अंदर क्या बनता है, टेपेटम के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स बनते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को क्या बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं प्रोजुबिशिक बॉडीज बोलते हैं, प्रोजुबिशिक बॉडीज बोलते हैं। जैसे ग्रेन्यूल्स का अंदर क्या, कुछ दाने जैसी स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स बन गए, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजुबिशिक बॉडीज बोलते हैं। अब ये प्रोजुबिशिक बॉडीज है, ये कुछ टाइम के बाद में एक और कंपाउंड से सराउंडेड हो जाती है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन की और प्रोजुबिशिक बॉडीज की दोनों की जो फॉर्मेशन है कहाँ से होती है, टेपेटम से होती है। तो टेपेटम से स्पोरोपोलेनिन की भी फॉर्मेशन होती है, स्पोरोपोलेनिन। तो ये तो है स्पोरोपोलेनिन, और जो ब्लैक कलर का है ये तो क्या, प्रोजुबिशिक बॉडीज। जब प्रोजुबिशिक बॉडीज के सराउंडेड स्पोरोपोलेनिन सराउंड हो जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को यूबिशिक बॉडीज बोला जाता है। यूबिशिक बॉडीज का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो नीट के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं मेनली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेपेटम से स्पोरोपोलेनिन की भी फॉर्मेशन होती है, टेपेटम से प्रोजुबिशिक बॉडीज भी बनती है, वो स्पोरोपोलेनिन से सराउंडेड हो जाती है और इसी स्ट्रक्चर को यूबिशिक बॉडीज बोला जाता है। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही केमिकल या यही कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है आगे जाकर पोलन ग्रेन की एक आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करने के लिए, जिसे एक्साइन बोला जाता है, जो स्पोरोपोलेनिन से बनती है। अब यहाँ पर आपने देखा, सपोज करो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई एक काम परफॉर्म करना है, जैसे आप अगर किसी कोचिंग में जाते हो, उस कोचिंग के अंदर आपको क्या करना है, जब भी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मार्कर लेकर टीचर के लिए रख लेने। मैंने आपको एक काम दिया, आप इजीली वो काम कर लोगे। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एसी भी ऑन करनी है। चलो ये काम भी आप थोड़ा एडजस्ट करके कर लोगे, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट होगी उससे जस्ट पहले आपको एसी भी ऑन करनी है और मार्कर भी आपको उस क्लासरूम के अंदर अवेलेबल कराने, ताकि क्लासरूम के अंदर जो टीचर है वो अच्छे तरीके से कंटिन्यू करवा सके। अब मैं ये बोलता हूँ कि क्लासरूम के अंदर जो लाइट्स है वो भी ऑन करनी है।
मैंने आपका वर्क इंक्रीज करवा दिया। अब मैं फिर से बोलता हूँ कि उस क्लासरूम के अंदर अगर चेयर जो है वो अरेंज अच्छे तरीके से नहीं है तो क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपको चेयर्स को भी अच्छे तरीके से अरेंज करना है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको प्यास लगेगी तो उसका जो क्लासरूम के जस्ट बाहर वाटर भी आपको जो ड्रिंकेबल वाटर है वो भी आपको रखना है ताकि स्टूडेंट्स पानी अच्छे तरीके से पी पाए। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को कोई परेशानी हो तो डायरेक्टली इन्फॉर्म करना है और ताकि हम उनकी क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजोल्व कर सके। तो इतने सारे काम कर दे दिए। जब मैंने आपको एक काम दिया था तो आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया, बहुत सारे काम दिए तो आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म किए नहीं। काम तो आप ही परफॉर्म कर रहे हो, उस केस में आपको किसी हेल्पर की नीड पड़ेगी। अगर आप वो सारे फंक्शन परफॉर्म करोगे तो कोई ना कोई फंक्शन आपसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो एक और हेल्पर आपके साथ आपके सारे फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कराएगा। अगर लोड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो एक और हेल्पर की नीड पड़ेगी। तो इसका अब यहाँ पर देखो मेन मोटिव समझो कि कोई काम है, अगर एक काम था तो आपने परफॉर्म कर दिया, काम के नंबर इंक्रीज हुए, उसकी अमाउंट इंक्रीज हुई या उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो एक और हेल्पर की नीड पड़ी। तो इसी तरीके से अगर टेपेटम लेयर का अगर एक फंक्शन होता तो न्यूक्लियस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता, जो एक ही न्यूक्लियस था। पर टेपेटम बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये बहुत सारे फंक्शन एक न्यूक्लियस से अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस की जो कंडीशन है वो हमें बाय न्यूक्लियोटाइड या मल्टी न्यूक्लियोटाइड दिखाई देती है। इसीलिए क्या होता है कि टेपेटम की मल्टीपल फंक्शनिंग है। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। टेपेटम की क्या है, टेपेटम मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है। टेपेटम परफॉर्म द मल्टीपल फंक्शंस, इसीलिए टेपेटम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इसी मल्टीपल फंक्शनिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए, इसीलिए क्या होता है, जो टेपेटम है वो टेपेटम बाय न्यूक्लियोटाइड या मल्टी न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर तो यूनि न्यूक्लियोटाइड होता है, पर कुछ टाइम के बाद में ये हमें बाय न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा। या हमें ये कंडीशन कैसी दिखाई देगी, यहाँ पर जो हमें कंडीशन ये हमें मल्टी न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे सकती है। कैसी, मल्टी न्यूक्लियोटाइड भी दिखाई दे सकती है। आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया कि बाय न्यूक्लियोटाइड कंडीशन कैसे आती है। जैसे सपोज करो, देखो ये एक टेपेटम का सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब जो ये यहाँ पर जो सेल है ये किस में जाता है, ये सबसे पहले G1 फेस में जाता है, उसके बाद में S फेस आता है, उसके बाद में G2 फेस आता है, फिर प्रो फेस में जाता है, फिर मेटा फेस में, फिर एना फेस में, फिर टीलो फेस में। जब तक वो टीलो फेस कंप्लीट करेगा तो इस सेल के अंदर अभी हमें एक न्यूक्लियस की जगह कितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे, 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। टीलो फेस के बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बट इस केस के अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ टीलो फेस तक ही माइटोटिक डिवीजन के जो स्टेप्स है वो चल रहे हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर हमें बाय न्यूक्लियोटाइड या मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एनसीईआरटी इसी पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन पूछती है कि टेपेटम के अंदर यूनि न्यूक्लियोटाइड से बाय न्यूक्लियोटाइड कंडीशन कैसे क्रिएट होती है। तो उसका आंसर है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर हमें बाय न्यूक्लियोटाइड या मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन ऑब्जर्व हो सकती है। और यहाँ पर जो प्लोइडी होती है वो भी चेंज हो जाती है। अगर सपोज करो पहले प्लोइडी क्या है, अगर पहले सेल की जो प्लोइडी है वो 2n है तो ये प्लोइडी क्या हो सकती है, 4n भी हो सकती है। मतलब प्लोइडी का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम के जो सेट के नंबर है वो कितने, जैसे हमारे अंदर जो क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, 23 क्रोमोसोम है उसका एक सेट हो गया, 23 दूसरे क्रोमोसोम है उसका एक और सेट हो गया, तो 2 सेट है। इस हिसाब से टोटल क्रोमोसोम 46 हो जाते हैं। प्लोइडी क्या हो जाती है, डिप्लोइड हो जाती है 2n। मतलब एक सिमिलर क्रोमोसोम के हमारे पास 2 सेट है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अगर टेपेटम के अंदर पहले डिप्लोइड कंडीशन थी तो ये टेट्राप्लोइड कंडीशन हो सकती है। मतलब जो यहाँ पर जो प्लोइडी है वो चेंज हो सकती है, तो हमें पॉलीप्लोइडी की भी कंडीशन दिखाई दे सकती है। क्या इसे हम क्या बोलेंगे, अगर प्लोइडी चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे टेट्राप्लोइड कंडीशन है तो यहाँ पे मैं टर्म लिख रहा हूँ पॉलीप्लोइडी। तो यहाँ हमें टेपेटम के अंदर पॉलीप्लोइडी की भी कंडीशन ऑब्जर्व होती है, पॉलीप्लोइडी की भी कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो ये भी हमें टेपेटम के अंदर ऑब्जर्व हो सकती है, जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है।
ये किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन की वजह से होती है। क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो जाते हैं तो क्रोमोसोम के नंबर तो इंक्रीज हो जाते हैं, बट यहाँ पर डिवीजन नहीं हो पा रहा है न्यूक्लियस का, इस वजह से यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन ऑब्जर्व होगी। पॉलीप्लॉइडी का सिंपली मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम के सेट है नॉर्मल होने चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे हमारे अंदर 2 सेट है, अगर 2 से 4 हो जाए तो हम इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन एनिमल्स के अंदर बहुत ही रेयरली फाउंड होती है, बट प्लांट के अंदर मोस्टली ऑब्जर्व होती है। तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हमें टेपेटम के अंदर ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देकर सुनना, नीट के अंदर अगर एक क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो कंफ्यूजिंग होगा। असर्शन और रीज़न का आपको पता तो होगा, बट आप 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होंगे। असर्शन के अंदर क्या लिखा जाए कि टेपेटम की जो नेचर है वो बाय न्यूक्लिएटेड होती है, और रीजन के अंदर ये लिखा जाए कि टेपेटम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट ऑल्सो सिंथेसिस हार्मोन एंड एंजाइम एंड स्पोरोपोलिनिन इज ऑल्सो फॉर्म विद इन द टेपेटम। क्या सिंपली लिखा जाए कि टेपेटम परफॉर्म द मल्टीपल फंक्शन, तो इस केस के अंदर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हो जाएंगे, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। या मैं आपको सिंपली बोलूं कि टेपेटम के अंदर में बाय न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन क्यों ऑब्जर्व होती है? बिकॉज इट परफॉर्म द मल्टीपल फंक्शन। कि मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इस वजह से इसकी जो नेचर है वो पॉलीप्लॉइडी की हो जाती है, ताकि ये सारे जो फंक्शंस वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। ऐसे ही समझो जैसे आपके घर के अंदर आपके फादर का एक बिजनेस है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी आपके जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके घर के अंदर ये कहानी उन्होंने फेस टू फेस देखी होगी। जब वो बिज़नेस छोटा था तो आपके फादर ही उसे टेक केयर कर रहे थे, उसे संभाल रहे थे। जब वो बिज़नेस बड़ा हो गया तो आपके फादर के साथ आपके जो चाचा है वो भी उसको संभाल रहे हैं, मे बी यहाँ आपके फादर के कुछ और पार्टनर जो है वो भी उस बिज़नेस को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, ताकि उस बिज़नेस की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। तो कुछ इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर हमें लेयर्स के बारे में जो भी हमें डिटेल चाहिए थी वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है। टू द एनसीईआरटी पढ़ी है, कुछ ऐसी पॉइंट जो नीट के अंदर पूछी जाती है वो भी हमने पढ़ा है, और जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है नीट के अंदर नहीं पूछी जाएगी, जैसे मैंने आपको बता दी। जैसे हमने यहाँ पे प्रोयूबिशिक बॉडीज़ और यूबिशिक बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है, ये नीट के अंदर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। अब समझना, देखो चलो टेपेटम तक तो हमने देख लिया, क्या टेपेटम के आगे भी कुछ है? यस, अगर हम टेपेटम के आगे जाएंगे, अगर टेपेटम के बाद में जाएंगे तो हमें जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के सेंटर के अंदर एनसीईआरटी लिखती है कि जो स्पोरेंजियम है, कौन सा? माइक्रोस्पोरेंजियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल दिखाई देंगे। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। तो ये जो होमोजीनियस सेल्स एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं जिसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? जैसे यहाँ पर हमें बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे मत समझना कि बीच में स्पेस है, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, बीच में भी सेल प्रेजेंट है। तो हमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, किसका सेंटर वाला पोर्शन? माइक्रोस्पोरेंजियम का। किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके अंदर हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्या दिखाई देगा? यहाँ पर हमें दिखाई देंगे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस का मतलब एक जैसे ही होमोजीनियस सेल्स दिखाई देंगे। ये सेल्स फॉर्म करते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू को। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे टिश्यू, मतलब ये जो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे हम स्पोरोजीनियस टर्म इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है आगे जाकर स्पोर को फॉर्म करने के लिए। सो दीज सेल्स और दीज ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू। इन स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या होगा? इनमें कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे, वो डिफ्रेंशिएट होकर किस में चेंज हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आगे जाकर किसको फॉर्म करेगी? माइक्रोस्पोर को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है कि किस तरीके से स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल अज्यूम कर रहे हैं, वो कैसे माइक्रोस्पोर को फॉर्म करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है।
यहाँ पर देखो मैं आपको एक और पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। उस पॉइंट को समझाने से पहले एक और आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन आएगी। वो कन्फ्यूजन ये आएगी कि अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि एपिडर्मिस की मेन फंक्शनिंग ये होती है, आपने एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम की मेन फंक्शनिंग के बारे में बताया, पर एनसीईआरटी तो कुछ और ही लिखती है। एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। एनसीईआरटी लिखती है कि एंथर के अंदर 4 लेयर होती है। कितनी होती है? 4 लेयर होती है। इस चीज़ से हम भी सेटिस्फाइड है। दूसरा एनसीईआरटी लिखती है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है कौन कौन सी, एक लेयर है एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी लेयर है? दूसरी लेयर है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद में जो नेक्स्ट लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, उस लेयर को हम बोल रहे हैं मिडिल लेयर। इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? मिडिल लेयर बोल रहे हैं। ये जो तीनों लेयर्स है, ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एनसीईआरटी लिखती है कि जो टेपेटम है, कि टेपेटम क्या करती है? टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो हमने अच्छी तरीके से लर्न किया है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, या डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, या माइक्रोस्पोर को। तो अब यहाँ पर आपको एक अच्छे तरीके से पॉइंट समझनी है। इंडिविजुअल फंक्शन पूछा जाए तो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव नेचर की है, एंडोथीशियम डाइसेंस ऑफ एंथर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिडिल लेयर फूड को स्टोर करती है। कलेक्टिव फंक्शन पूछा जाए कि इन तीनों लेयर का कलेक्टिव फंक्शन क्या होगा? देखो जैसे सपोज करो हम घर बनाते हैं, एक वॉल बनाई, दूसरी वॉल बनाई, तीसरी वॉल बनाई। अब इंडिविजुअल फंक्शन तो अलग अलग होगा। हमने आउटर मोस्ट जो वॉल बनाई, बाउंड्री बनाई घर की, उसके बाद एक दूसरी वॉल इस वजह से बनाई क्योंकि हमने वहाँ पे एक रूम बनाया था। तीसरी वॉल इस वजह से बनाई क्योंकि हमने सेंटर के अंदर जो हमारा चौक था उसके अंदर हमने क्या बनाया था? मंदिर बना दिया था इस वजह से। तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमें 3 लेयर दिखाई दे रही है और इन तीनों लेयर का इंडिविजुअल फंक्शन अलग था। बट अगर हम बाहर से देखें, इन तीनों लेयर की वजह से हमारे घर को क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो 3 लेयर्स है कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंडिविजुअल फंक्शन अलग हो जाता है, कलेक्टिव जो फंक्शन है वो अलग हो जाता है। अब इस यहाँ पर जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजीनियसिस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है? माइक्रोस्पोरोजीनियसिस। इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरोजीनियसिस। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजीनियसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजीनियसिस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजीनियसिस, देखो माइक्रोस्पोरोजीनियसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजीनियसिस बोला जाता है। एक कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स के माइंड में जो हमेशा रहती है कि सर कभी कभार आप एमएमसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हो और कभी कभार आप एमएमसी को मेगास्पोर मदर सेल बोलते हो। अगर एग्जाम के अंदर में ये पूछा जाए कि एमएमसी से क्या फॉर्म होता है, तो हम जादूगर थोड़ी ना है कि हमें जो जिसने क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर की जो इंटेंशन है वो पता चल जाए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम के अंदर एमएमसी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया तो ब्रैकेट के अंदर एमएमसी का यहाँ पर इंटेंशन क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, या आपके पास जो ऑप्शंस है उससे उसका इंटेंशन पता चल जाएगा। मोस्टली जब भी एमएमसी यूज़ किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल मानकर चल रहे हैं या मेगास्पोर मदर सेल मान के चल रहे हैं, वो क्लेरिफाई किया जाता है। सिंपली कहने का मतलब हम एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल के लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है तो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर को पहले से क्लेरिफाई करना पड़ता है या ऑप्शन से उसको क्लेरिफाई करना पड़ता है, तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म करेगी, किस तरीके से फॉर्म करेगी, वो हमें समझना है। हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा? माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट, इट कंटेन द स्पोरोजीनियस टिश्यू। एनसीईआरटी देखो सबसे एक पॉइंट जो मुझे स्टार्टिंग के अंदर माइक्रोस्पोरोजीनियसिस के अंदर अच्छी लगती है, वो पॉइंट कौन सी अच्छी लगती है? एनसीईआरटी लिखती है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो हर एक सेल है, ईच सेल से क्या हो सकता है? ईच सेल कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर। ईच सेल मतलब हर एक सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। ईच सेल
कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स। हर एक सेल से किसकी फॉर्मेशन हो सकती है? माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे ये स्पोरोजेनियस टिश्यू है, यहाँ पर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, कोई भी सेल माइक्रोस्पोर के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकता है, किसी भी सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो सकती है। इसीलिए हर एक सेल को क्या बोला जाता है? हैंस ईच सेल इज कॉल्ड, हैंस ईच सेल इज कॉल्ड। हर एक सेल को क्या बोला जाता है? हर एक सेल को बोला जाता है पोटेंशियल पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल पोलन मदर सेल। मतलब ये पोलन ग्रेन को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसी सेल्स जो पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगी उसे पोलन मदर सेल बोला जाता है। मतलब इनमें से हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगी, माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेगी। इस वजह से इसे हम पोटेंशियल पोलन मदर सेल बोलते हैं, या हम इसे क्या बोलते हैं? या हम इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि इन सेल से आगे जाकर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। माइक्रोस्पोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सेल की जो साइज है वो फीमेल में जो स्पोर बनते हैं उनसे कम होती है, इसलिए इन्हें हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो इसे हम हर एक सेल को, स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर जो हर एक सेल है उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पोलन मदर सेल बोल सकते हैं। या इस पॉइंट को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर सेंटर के अंदर जो हर एक सेल प्रेजेंट होता है उसे हम पोटेंशियल पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। इससे माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं? इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होने की वजह से ही किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखो समझना है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? मैं एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ अलोंग विद द प्लॉइडी। देखो जैसे स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर कोई एक सेल है जो डिफ्रेंशिएट होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी, इस सेल को क्या बोला जाएगा? इस सेल को हम बोलेंगे पोटेंशियल पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल पोलन सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और सेल डिवाइड होने से पहले अपनी साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या रहती है? डिप्लॉइड रहती है, 2n रहती है। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने की वजह से एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? एक सेल से बन जाएगी 4 सेल बन जाएगी। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 4 सेल बन जाएगी। पर ये चारों सेल अलग अलग नहीं होगी, ये चारों सेल एक साथ रहेगी। जब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ अगर 4 यूनिट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बट इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स है, इस वजह से इसे हम टेट्राड बोलेंगे। बट ये स्ट्रक्चर किसकी? माइक्रोस्पोर की है, इसलिए इसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक सेल से 4 सेल बने, ये चारों सेल उस मीडियम के अंदर से फैल सकते हैं जहाँ पर जो माइक्रोस्पोर एंजियम उसके अंदर फैल सकते हैं, तो ये चारों सेल एक साथ क्यों प्रेजेंट है? तो उसके ऑफकोर्स यहाँ पर कोई ग्लू लाइक सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पर इन सेल्स को अच्छे तरीके से कंबाइन करने के लिए, इन सेल्स को देखो यहाँ पर क्या होता है? इन सेल्स को अच्छे तरीके से कंबाइन करने के लिए जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? कैलोस बोला जाता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कैलोस प्रेजेंट है। इस कैलोस प्रेजेंट होने की वजह से ये चारों सेल हमें एक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर 4 यूनिट की बनी होती है, इस वजह से इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एज वी डिस्कस इन द 11th क्लास कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मियोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है, इस वजह से माइक्रोस्पोर जो बने, इससे 4 माइक्रोस्पोर बने। हर एक माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी है, ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी है वो कैसी हो जाएगी? n हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब समझना अच्छे तरीके से, इस माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन नहीं बोलेंगे। कब तक पोलन ग्रेन नहीं बोलेंगे? जब तक ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी? 2n। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है? n है।
हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होती है वो गैमेटोफाइट स्टेज के अंदर बनती है। इसका मतलब इस एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जैसे ही मियोसिस होती है तो मियोसिस होने के बाद में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है ये गैमेटोफाइट साइकिल को या गैमेटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फर्स्ट गैमेटोफाइट सेल कौन सा होता है तो उसका आंसर क्या होगा, या फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल कौन सा होगा तो उसका आंसर होगा माइक्रोस्पोर। सो माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट मेल जो गैमेटोफाइट का जो सेल होता है वो कौन सा होता है, माइक्रोस्पोर होता है। जनरली जब भी गैमेटोफाइट टर्म यूज़ किया जाता है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा वो क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा। बट इस गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट जो सेल है वो क्या है, माइक्रोस्पोर है। तो फर्स्ट सेल ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड इज अ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर क्या हुआ, अब ये जो माइक्रोस्पोर अब यूनिट के सारे क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन है, इनको अलग होना है। तो अलग होने के लिए ये जो केलोज लेयर है, इस केलोज लेयर को क्या होना पड़ेगा, इसको हटना पड़ेगा। इस केलोज लेयर को कौन हटाएगा, तो इस कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, केलेस। और केलेस एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, अभी हमने पढ़ा टेपेटम से। तो यहाँ पे देखो समझो, जो टेपेटम है टेपेटम एक एंजाइम सीक्रेट करेगी। टेपेटम की लेयर एक एंजाइम सीक्रेट करती है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, केलेस होता है। ये जो केलेस एंजाइम है, जैसे सपोज कर देखो ये केलेस एंजाइम है, अब ये केलेस एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से जो ये केलेस एंजाइम क्या करेगा कि केलेस एंजाइम इस केलोज लेयर को डाइजेस्ट कर देगा। ये क्या करेगा, ये डाइजेशन का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, ये डाइजेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डाइजेशन का। तो ये डाइजेस्ट कर देगा, किसे डाइजेस्ट कर देगा, केलोस लेयर को। तो केलोस लेयर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और जैसे डाइजेस्ट होगी तो ये जो स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये स्पोर्स जो है ये अलग अलग हो जाएंगे, ये स्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे। बट साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस भी साथ में चलता है। वो प्रोसेस क्या साथ में चलता है, टेपेटम से सिर्फ केलेस एंजाइम की सीक्रेशन तो नहीं होती, टेपेटम से एक और चीज़ भी बनती है जिसे हम बोलते हैं यूवेशिक बॉडीज़, जिसके अंदर स्पोरोपोलिनिन भी प्रेजेंट है। हम सिंपली बोले कि टेपेटम से स्पोरोपोलिनिन भी सीक्रेट होता है। तो टेपेटम स्पोरोपोलिनिन इसी वक्त सीक्रेट करता है साइमल्टेनियसली, मतलब ये सारा जो प्रोसेस एक साथ ही चल रहा है कि केलेस एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, जिस वजह से केलेस लेयर डाइजेस्ट हो रही है। उसी वक्त स्पोरोपोलिनिन भी सीक्रेट हो गया था। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये पोलन ग्रैंड के आसपास में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर एक लेयर को फॉर्म करता है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एक्साइन। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है कि इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ जो स्पोरोपोलिनिन है इस पोलन ग्रेन के सराउंडेड डिपॉजिट हो जाता है, एक लेयर को फॉर्म करता है। इस लेयर को हम बोलेंगे एक्साइन। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्पोरोपोलिनिन कहाँ पर बना था, टेपेटम के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट होने के बाद में एक लेयर को फॉर्म कर रहा है। इस लेयर को क्या बोला जाएगा, एक्साइन। अब समझना ध्यान देकर, जब माइक्रोस्पोर एक्साइन से सराउंडेड हो जाते हैं अब वो माइक्रोस्पोर नहीं रहे, इसी वक्त माइक्रोस्पोर को क्या बोला जाएगा, पोलन ग्रेन बोला जाएगा। दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। इसी वक्त क्या बोला जाएगा, इसी वक्त इस स्ट्रक्चर को, इसी वक्त इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, माइक्रोस्पोर से किस में चेंज हो जाएगा, पोलन ग्रेन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन। एक डिफरेंस ये होता है, एक और भी डिफरेंस है, बट एक डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्पोर के सराउंडेड एक्साइन की लेयर नहीं होती, बट पोलन ग्रेन के सराउंडेड एक्साइन की लेयर होती है। तो जब माइक्रोस्पोर के सराउंडेड एक्साइन की लेयर आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी, इस लेयर को हम एक्साइन बोल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। इसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। उसके साथ साथ एक और भी प्रोसेस चलता है, एक और प्रोसेस क्या चलता है, यहाँ पर मैं किसी एक सेल को देखूँ, तो यहाँ पर एक और प्रोसेस भी चलेगा। ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, मतलब एक साथ ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले केलोस लेयर जो वो डाइजेस्ट होगी, उसके बाद में एक्साइन की लेयर बनेगी, उसके बाद में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि डिवाइड होकर 2 बाइसेल स्टेज बन जाती, नहीं, ये सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं। जैसे हम मान कर चल रहे हैं कि एक्साइन की लेयर बन रही है, केलेस लेयर डाइजेस्ट हो रही है, उसके साथ साथ में क्या होता है, जैसे ये क्या था, ये माइक्रोस्पोर था, ये क्या था, माइक्रोस्पोर। इस माइक्रोस्पोर में क्या है, इस माइक्रो
स्पोर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं किसको, इस माइक्रोस्पोर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं न्यूक्लियस को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम के बाद में, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ टाइम के बाद, साथ साथ में एक्साइन की लेयर बन रही है, वो सारी चीज़ें बन रही है, बट हम अभी हमारा फोकस किसी और पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक लार्ज साइज का वैक्यूल बन जाता है, एक लार्ज साइज का वैक्यूल बन जाता है, और उसके साथ साथ इसमें एक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, लेटरली चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद में और ऑब्जर्व करेंगे, कुछ टाइम के बाद में और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो क्या था, लार्ज साइज का वैक्यूल था। अब इसके अंदर डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। किसकी, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गए, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन गए, स्पिंडल फाइबर बन गए। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तो एक ही दिखाई देगी, वैक्यूल लार्ज साइज का प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और एक हमें लार्ज साइज का न्यूक्लियस दिखाई देगा, एक स्पिंडल शेप न्यूक्लियस दिखाई देगा, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस दिखाई देगा, और इसके सराउंडेड क्या हो जाता है, इसके सराउंडेड सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें एक लार्ज साइज का वैक्यूल दिखाई दे रहा है, यस और नो, और हमें यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा था, एक लार्ज न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था इरेगुलर साइज का, एक स्पिंडल शेप न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, और इसके सराउंडेड जो सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। इसका मतलब पहले माइक्रोस्पोर जो है वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, कितने सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। बट इसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि साथ साथ में इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर धीरे धीरे स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन हुई, अंदर की तरफ वैक्यूल बन गया, वैक्यूल लार्ज साइज का हो गया, और फिर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बने, और धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक लेयर भी बन जाती है बाहर की तरफ। इस लेयर को तो हम क्या बोल रहे हैं, इस लेयर को तो बोल रहे हैं हम एक्साइन बोल रहे हैं, इस लेयर को तो क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। तो हमें एक एक्साइन की लेयर तो दिखाई देगी, ऑफ कोर्स एक हमें आउटरमोस्ट लेयर दिखाई देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इस एक्साइन का तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अभी हमारा मेन फोकस एक्साइन के ऊपर है भी नहीं, कि एक्साइन तो लेयर जो बन जाती है, ओके। बट उसके साथ साथ जब केलोस लेयर जो है वो डाइजेस्ट हो रही है, एक्साइन की लेयर बन रही है, उसके साथ साथ क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होती है। ये जो डिवीजन होती है किस टाइप की होती है, ये माइटोटिक डिवीजन होती है। इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, इन दोनों सेल की जो साइज होती है वो इक्वल साइज होती है, जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो सेम साइज के बनेंगे। बट यहाँ पर माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन हुई, दो सेल बने, ये जो दो सेल, एक ये पूरा कंप्लीट सेल, उसके अंदर एक छोटा सा सेल हमें दिखाई दे रहा है। बट तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दो सेल बने हैं वो सेम साइज के नहीं बने हैं, वो अलग अलग साइज के बने हुए हैं। एक लार्ज साइज का सेल बना है, एक स्मॉल साइज का सेल बना है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। यही मेन रीजन होता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो सेल जो बनते हैं वो डिफरेंट साइज के बनते हैं। उसके अलावा एक दूसरा रीजन क्या है, जब भी प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस होती है, प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस कहाँ पर होती है, मेरिस्टेम के अंदर होती है। क्या मेरिस्टेम के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, नहीं, मेरिस्टेम सेल के अंदर मोस्टली वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट होगा तो माइन्यूट साइज का या स्मॉल साइज का होगा। बट यहाँ पर माइटोसिस तो चल रही है, बट माइटोसिस के वक्त वैक्यूल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस तो साइड में आ गया। इस वजह से न्यूक्लियस अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया। जब अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया तो एक लार्ज
लार्ज साइज का न्यूक्लियस बन गया, एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस बन गया जो स्पिंडल शेप का था। जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर एक वैक्यूल भी प्रेजेंट है, उस सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल बोला जाता है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है लार्ज साइज का न्यूक्लियस, क्या लार्ज साइज का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये लार्ज साइज का न्यूक्लियस, उसके साथ वैक्यूल भी प्रेजेंट है और सेल की साइज भी बड़ी है। जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उस सेल को तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ओके, इसे तो हम क्या बोलेंगे, इसे तो हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। और जो स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है, और जो स्मॉल साइज का जो हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है स्मॉल साइज का, और एनसीईआरटी लिखती है स्पिंडल शेप, कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप का जो दिखाई देता है, जिस सेल के अंदर स्पिंडल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को बोला जाता है जनरेटिव सेल, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन के अंदर बाइसेल्ड स्टेज होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है, दूसरा कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। कुछ और पॉइंट्स भी है इनके बारे में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के अंदर चेंज होता है तो उसके अंदर एक्साइन की लेयर आ जाती है और बाइसेल्ड स्टेज के अंदर चेंज जाता है, जिसके अंदर एक सेल जनरेटिव सेल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल साइज का होता है, दूसरा सेल वेजिटेटिव सेल को रिप्रेजेंट करता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोलन ग्रेन। ये एक मेल गेमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। द फर्स्ट सेल ऑफ अ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज अ माइक्रोस्पोर, एंड which structure represent the male gametophyte, that is a pollen grain। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के अंदर कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपका सोल्व हो जाएगा इसी सेशन के अंदर। अच्छे तरीके समझ में आ गया, यहाँ पर अच्छे तरीके समझ में आ गया आपको। तो आपको अभी यहाँ पे फोकस देना कि माइक्रोस्पोर से बाइसेल्ड स्टेज कैसे बनी। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोस्पोर के अंदर किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, माइटोसिस। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि माइक्रोस्पोर के अंदर अगर माइटोसिस होता है कि तो दो डॉटर सेल सेम साइज की क्यों नहीं बनती, तो उसका रीज़न क्या होगा कि एक तो वैक्यूल प्रेजेंट होता है जब माइटोसिस चल रहा है, दूसरा रीज़न है एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमें दो सेल है वो हमें डिफरेंट साइज़ के दिखाई देते हैं, एक स्मॉल साइज़ का और दूसरा बिग साइज़ का दिखाई देता है, स्मॉल और बिग साइज़ का दिखाई देता है। तो चलो मैं पोलन ग्रेन की जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर ये पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर हमें एक अंदर की तरफ लेयर दिखाई देगी और एक बाहर की तरफ लेयर दिखाई देगी, एक अंदर की तरफ और एक हमें बाहर की तरफ लेयर दिखाई देगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ हमें लेयर दिखाई देगी। समझना, देखो पोलन ग्रेन के अंदर जो ये बाहर की तरफ लेयर होती है, इस लेयर को क्या बोला जाता है, एक्साइन। एक्साइन कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। क्लियर। एक्साइन जो है ये किसकी बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किसकी बनी हुई है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। अब ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है तो स्पोरोपोलेनिन की कुछ और प्रॉपर्टी है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर ना तो एसिड का फ़र्क पड़ता है, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस का फ़र्क पड़ता है, ना ही टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो पोलन ग्रेन है ये प्रिजर्व रह पाते हैं। कभी कभार हम एक्सकेवेशन करते हैं, जैसे अगर हम एक्सकेवेशन करते हैं कुछ चीज़ें मिलती जो 10,000 साल पुरानी हैं, वहाँ पर हमें कुछ पोलन ग्रेन मिल जाते हैं। या मैं आपको ये बोलूँ कि जो पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम के अंदर कुछ प्लांट्स थे, वो प्लांट्स आज नहीं हैं, बट हम ये कहते हैं कि पहले के टाइम के अंदर प्लांट थे। तो ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो कुछ पोलन ग्रेन्स मिलते हैं और वो पोलन ग्रेन्स हमें बताते हैं कि उस एरा के अंदर कुछ प्लांट की स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि पोलन ग्रेन प्रिजर्व कैसे रह पाए फॉसिल की फॉर्म के अंदर, तो उसके पीछे रीज़न है कि पोलन ग्रेन के आउटर मोस्ट जो लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। तो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, इस वजह से इसके ऊपर टेम्परेचर का
टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। चाहे इसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे या स्ट्रॉन्ग बेस, बेस के लिए एक टर्म यूज़ किया गया एल्केलाई। क्या यूज़ किया गया? एल्केलाई। एल्केलाई कब यूज़ करते हैं? जब बेस को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उसे एल्केलाई बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। अगर कोई एंजाइम, क्या ऐसा कोई एंजाइम है जो पोलन ग्रेन को डिसोल्व कर दे, डिग्रेड कर दे? तो उसका आंसर भी नो है। इसी वजह से पोलन ग्रेन अगर सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे तो माइक्रोब्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई एंजाइम नॉन है ही नहीं। नो एंजाइम डिग्रेड इट है। इसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, इसी वजह से हैंस इट प्रिजर्व इन फॉर्म ऑफ हैंस पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मल्टीलर, पिल्युलर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। हैंस पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आपको स्ट्रक्चर मिले, चीज़ मिले, जिससे हमें ये पता चले कि पहले के टाइम के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, वो पार्ट उन्हीं ऑर्गेनिज्म का है, तो उसी स्ट्रक्चर को फॉसिल बोला जाता है। तो पहले के टाइम के अंदर प्लांट्स थे, वो प्लांट्स आज की इरा के अंदर नहीं है, बट उनके पोलन ग्रेन्स आज भी हमें मिलते हैं, इस वजह से उन पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स बोला जाता है। तो पहले के टाइम में जो पोलन ग्रेन अगर ग्राउंड के अंदर है तो वो डिग्रेड क्यों नहीं हो पाए? तो उसके पीछे रीज़न है कि ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो एक्साइन लेयर को डिसोल्व कर सके। अगर एक्साइन की लेयर डिग्रेड हो ही नहीं पाएगी तो पोलन ग्रेन कैसे डिग्रेड हो पाएगा? तो एक्साइन लेयर क्यों नहीं डिग्रेड हो पाती? क्योंकि ये स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी एक और पॉइंट लिखती है एक्साइन के लिए कि एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, और स्पोरोपोलिन की एक और प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है? हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। स्पोरोपोलिन एक हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कौन सा? जो नॉन, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जिनके बारे में हमें पता है, तो उनमें से स्पोरोपोलिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इस वजह से जो पोलन ग्रेन है वो प्रोटेक्ट हो पाता है। तो एक्साइन क्या करती है? इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन किसकी वजह से मिल पाता है? स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट नोन हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर क्वेश्चन के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखा हुआ कि अगर ऐसा लिखा हो स्टेटमेंट के अंदर कि स्पोरोपोलिन इज अ नॉन हार्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। समझना, ध्यान से समझना। क्या एक्साइन की लेयर हमें कंटिन्यूस दिखाई दे रही है? तो उसका आंसर है नो। एक्साइन की लेयर क्या होती है? डिसकंटिन्यूस होती है। कैसी होती है? डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है? कहीं पर एब्सेंट होती है, और जहाँ पर एब्सेंट होती है उस रीजन को क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। तो जर्म पोर कौन सा रीजन है? पोलन ग्रेन के ऊपर हम देखेंगे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर एक्साइन की लेयर नहीं पाई जाती, उसी रीजन को क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर वो रीजन प्रेजेंट है तो वहाँ से एंजाइम अंदर चले जाएंगे, अंदर वाले कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेंगे। वो रीजन का जो सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से होता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो पाती। अब समझना, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें कि एक्साइन की लेयर नहीं है, इस वजह से इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? जर्म पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्म पोर बोलेंगे। जर्म पोर डाइकोट के अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें 3 होते हैं, और मोनोकोट प्लांट के अंदर जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जर्म पोर हमें कितने दिखाई देते हैं? 1 दिखाई देते हैं। इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ट्राइकोलपेट और मोनोकोलपेट, बट ये टर्म्स जो है वो आउटसाइड द एनसीईआरटी हो जाते हैं, तो नीट के अंदर कभी पूछे नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि जर्म पोर डाइकोट के अंदर 3 होते हैं, मोनोकोट के अंदर 1 होता है। एक्साइन के बाद में जो हमें सेकंड लेयर दिखाई देगी, इस लेयर को क्या बोला जाता है? ये जो लेयर हमें दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन। जो एंटाइन जो लेयर है, एंटाइन किस टाइप की लेयर है? एंटाइन जो लेयर है, एंटाइन इनर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? एंटाइन इज इनर लेयर। एंटाइन कैसी लेयर होती है? इनर लेयर होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है?
पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ अ पैक्टिन और पैक्टिन के साथ साथ ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एक और चीज़ आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है कि इंटाइन की लेयर हमें कहीं पर भी टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, इस वजह से इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस लेयर। कैसी लेयर होती है? कॉन्टिन्यूस लेयर। ये कॉन्टिन्यूस लेयर है कि हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही है, इस वजह से इसे हम कॉन्टिन्यूस लेयर कहते हैं। इंटाइन की जो लेयर है, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो ये ट्यूब की फॉर्म के अंदर ग्रो करती है, तो इसको ही पोलन ट्यूब बोला जाता है। तो इंटाइन की जो लेयर है, इंटाइन की जो लेयर है ये ग्रो करेगी। ये क्या करेगी? ये ग्रो करेगी। किस फॉर्म के अंदर ग्रो करेगी? ये ट्यूब की फॉर्म के अंदर ग्रो करेगी। इट विल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, और इसी को क्या बोला जाता है? पोलन ट्यूब। बट कब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा? क्या अभी? अभी नहीं। जब पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तब ये पोलन ट्यूब की फॉर्म के अंदर ग्रो करती है। अब अंदर की तरफ हमें क्या दिखाई देगा? एक लार्ज साइज का वैक्यूल दिखाई देगा, एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस दिखाई देता है। देखो, इसको अच्छे तरीके से लर्न रखना। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज का होता है, इरेगुलर शेप होता है, और उसके अलावा हमें एक और सेल दिखाई देगा। वो ये जो सेल है, ये सेल भी खुद स्पिंडल शेप होता है। सेल कैसा होता है? ये जो सेल होता है ये भी खुद स्पिंडल शेप होता है, स्मॉल साइज का होता है, स्पिंडल शेप होता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस भी क्या होता है? न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। तो इस सेल को क्या बोला जाता है? इस सेल को हम बोलते हैं, इस सेल को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रफ कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें अच्छे तरीके से समझने के लिए, कुछ और चीज़ें हम अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपको ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ तक आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर जो दो सेल है उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो हमें यहाँ पर हमें जो सेल दिखाई, जैसे ये पूरा एक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है, इसका वैक्यूल है, तो इस पूरे सेल को तो हम क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं। तो ये क्या है? हमें एक लार्ज साइज का जो इरेगुलर होता है, इरेगुलर लार्ज साइज का जो हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियस किस सेल में प्रेजेंट होता है? ये वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें एक और सेल दिखाई देगा। इस सेल को क्या बोला जाता है? जनरेटिव सेल बोला जाता है। इसे हम जनरेटिव सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरेशन को कंटिन्यू करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी जनरेटिव सेल से आगे जाकर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जो जनरेटिव सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। देखो, मैंने दो जो पॉइंट्स है उसके ऊपर मैंने बार बार फोकस किया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपसे मिस हो सकता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है लार्ज साइज का होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। वेजिटेटिव सेल की जो साइज है, ये जो सेल होता है बिगर होता है। ये कैसा होता है? ये बिगर सेल होता है। किसके कंपेयर के अंदर? जनरेटिव सेल के कंपेयर के अंदर। जनरेटिव सेल की जो साइज है वो कैसी होती है? स्मॉल साइज होती है। कैसी होती है? स्मॉल साइज। जनरेटिव सेल जो होता है वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या करता है? फ्लोट करता है। एक और चीज़ आपको लर्न रखनी कि जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल इज डेंस। ये कैसा होता है? डेंस होता है। तो दो चीज़ें आपको लर्न रखनी है। जनरेटिव सेल छोटी साइज का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और वो जिस सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल है, तो हमें ऐसा लगता है कि जनरेटिव जो सेल है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है, ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या दिखाई देगा? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखो, समझना, अगर हम डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, किसको? पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वेरी करते हैं। हमें वहाँ पे आर्किटेक्चर अलग अलग दिखाई देगा। हम हैरान हो जाते हैं, क्या पोलन ग्रेन जो प्लांट के अंदर बन रहे हैं वो डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर क्या वो एक जैसे होते? नहीं, वो वेरी कर सकते हैं। उनका आर्किटेक्चर अलग होता है। कैसे वेरी कर सकते हैं? वो शेप के अंदर वेरी कर सकते हैं, वो साइज़ के अंदर वेरी कर सकते हैं, वो कलर के अंदर वेरी कर सकते हैं, उनकी जो डिज़ाइन है
वो डिज़ाइन भी अलग हो सकती है, और इस डिज़ाइन के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्साइन है। एक्साइन जो है एनसीईआरटी लिखती है एक्साइन एक्सिबिट द डिफरेंट एरे, इसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न होता है। एक्साइन के पास क्या होती है? एक्सिबिट द डिफरेंट एरे ऑफ डिज़ाइन। इसकी जो डिज़ाइन है वो हमें क्या दिखाई देती है? अलग दिखाई देती है। अलग अलग प्लांट के अंदर जो एक्साइन की लेयर है उसकी शेप अलग दिखाई दे, उसकी जो पैटर्न है, पैटर्न जो डिज़ाइन का एरे है, जो पैटर्न है वो हमें अलग दिखाई देगा। डिफर करता है डिफरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन के अंदर, डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन के अंदर। तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। क्या चीज़ लर्न रखनी है? डिफरेंट स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन है वो शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन में वेरी कर सकते हैं। एक्साइन एक्सिबिट द डिफरेंट एरे ऑफ डिज़ाइन। जो एक्साइन है वो डिफरेंट डिज़ाइन को एग्जिबिट करती है। इस जो अगर डिफरेंट पोलन ग्रेन्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं उसकी जो एक्साइन की लेयर है वो हमें डिफरेंट दिखाई देगी। इस वजह से हम कहते हैं इट एग्जिबिट द डिफरेंट एरे ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन हमें कैसा दिखाई दे रहा है? बाइसेल्ड दिखाई दे रहा है। ये पोलन ग्रेन कैसा दिखाई दे रहा है? पोलन ग्रेन जो है बाइसेल्ड दिखाई दे रहा है। ये पोलन ग्रेन कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो हमें पोलन ग्रेन है ये बाइसेल्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पर मैं अभी आपको कलेक्टिवली देखो, एक और चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर हम जो पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको? पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पोलन ग्रेन कैसी स्ट्रक्चर है? ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है। ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर एक तो प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या प्रेजेंट है? जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, दूसरा जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसे बाइसेल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, या ये पोलन ग्रेन की बाइसेल्ड स्टेज है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो डेhiscence ऑफ एंथर होता है वो इस बाइसेल्ड स्टेज पे होता है। जब पोलन ग्रेन के अंदर बाइसेल्ड स्टेज अचीव हो जाती है तो एंथर फट जाएगा, डेhiscence होगा, और जो पोलन ग्रेन है सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। तो वो कितना शानदार मैकेनिज्म है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। क्या लर्न रखना है? कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो डेhiscence ऑफ एंथर होता है, डेhiscence ऑफ एंथर होता है, वो किस स्टेज पे हो सकता है? वो बाइसेल्ड स्टेज में होता है। किस में होता है? बाइसेल्ड स्टेज में होता है। कितने प्लांट्स के अंदर? 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। कुछ रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट है, रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्म जो 40% प्लांट है, इसके अंदर जो डेhiscence ऑफ एंथर है वो ट्राइसेल्ड स्टेज पे होगा। 3 सेल बन जाएंगे। अब क्वेश्चन, ये 3 सेल कैसे बनेंगे? ये जनरेटिव सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करने की वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अब इन सेल्स को जनरेटिव सेल नहीं, मेल गैमेट बोला जाएगा। तो 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या दिखाई देगा। जैसे ये क्या है? ये एक पोलन ग्रेन है, दिस इज अ पोलन ग्रेन। ये एक हमें पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक एक्साइन की लेयर है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक एक्साइन की लेयर है। यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल प्रेजेंट है। ये इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके साथ साथ हमें 2 और सेल दिखाई देंगे। इन दोनों सेल को क्या बोला जाता है? इन दोनों सेल को बोला जाता है मेल गैमेट। और एक ये खुद जो है, दोनों मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है? वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्राइसेल्ड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसेल्ड कहते हैं। और इस ट्राइसेल्ड स्ट्रक्चर के जो 40% रिमेनिंग एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर जो पोलिनेशन है और डेhiscence ऑफ एंथर है वो ट्राइसेल्ड स्टेज पे होता है मोस्टली, या 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डेhiscence ऑफ एंथर कब होता है? जब वो बाइसेल्ड स्टेज के अंदर है। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने साइड के अंदर रखी है, बट ये बहुत ही फोकस देने वाली पॉइंट है। ये बहुत ही फोकस देने वाली पॉइंट है, आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया। वी ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई? यस और नो? सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, आई होप। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट के अंदर लिखना, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इसी चैप्टर के तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे PDF की फॉर्म के अंदर। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं
उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी फैमिली है वो ब्रॉड हो जाए। बहुत ज़्यादा हमारे पास जो हमारी जो एक छोटा सा एक क्लासरूम है, एक बड़ा क्लासरूम हो जाए, इंडिया लेवल का एक क्लासरूम हो जाए, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो जो शक्तियाँ हैं, वो जो पावर है, वो सिर्फ आपके अंदर, आप व्यूअर्स के पास वो पावर्स है जो एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकती है। चलो, आई होप ऐसा ज़रूर होगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप इस चीज़ को ज़रूर करोगे। सो अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर टेट्राड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। कभी टेट्राहेड्रल दिखाई देते हैं, जो हमें मोस्टली डाइकोट्स में दिखाई देते हैं। आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, ये हमें मोनोकोट में दिखाई देते हैं। डेसिक्वेट हो सकते हैं, या लीनियर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है जो हमें दिखाई देती है। तो आपको देखो, सिंपली देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने दो में सिर्फ स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा था कि माइक्रोस्पोर से क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। देखो, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या हुई थी, मियोसिस। मियोसिस की वजह से क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। क्या बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये आगे जाकर किसको फॉर्म करता है, पोलन ग्रेन को। अब आपको देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बट माइक्रोस्पोर के अंदर एक ही सेल होता है। पोलन ग्रेन बाइसेल्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन के अंदर एक्साइन की लेयर होती है, माइक्रोस्पोर के अंदर एक्साइन की लेयर नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको अच्छी तरीके से लर्न रखना है। जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर थे, तो उस रीजन को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं। जब माइक्रोस्पोर के सराउंडेड एक्साइन की लेयर आ जाती है और माइटोटिक डिवीजन होती है, जो एक अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होती है, तो जब अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होती है तो माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एक पॉइंट लर्न रखनी है, जब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है तो वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होती है। अगर इक्वल माइटोटिक डिवीजन होती है तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल की साइज के अंदर हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या लर्न रखनी है कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, इनकी शेप वेरी कर सकती है। क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है, तो ये आउटसाइड द एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्या ये नीट के अंदर पूछा जाएगा, तो उसका आंसर भी नो है। बट आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बट ये जो शेप के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है, ये कभी नीट के अंदर नहीं पूछा जाएगा। देखो, एक तो हम बोल रहे हैं कि कैसे होते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसे टेट्राहेड्रल क्या हो सकती है, शेप हो सकती है माइक्रोस्पोर की, टेट्राहेड्रल। या माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। ये कंडीशन हमें मोस्टली मोनोकोट में दिखाई देती है। टेट्राहेड्रल की कंडीशन जो हमें है, ये हमें किस में दिखाई दे देगी, ये हमें दिखाई देगी डाइकोट्स में। या लीनियर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, लीनियर। या कैसे हो सकते हैं, या वो डेसिक्वेट हो सकते हैं, 1 2 3 और एक इसके पीछे होगा। जैसे 1 2 3 इसके पीछे का और माइक्रोस्पोर। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप माइक्रोस्पोर टेट्राड बोले, बट यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे, तो एक माइक्रोस्पोर पीछे। यहाँ पर हमें लीनियर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डेसिक्वेट। डेसिक्वेट स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो सकती है। और ये क्या होगा, लीनियर। तो ये अलग अलग ये हमारे दिखाई देते हैं। बट ये टेट्राहाइड्रल शेप, आइसोबाइलेटरल, ये आपको लर्न करना चाहो तब भी लर्न कर लेना, बट ये नीट के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ये आउटसाइड द एनसीईआरटी हमारा टॉपिक हो जाता है। अब समझना, देखो हमने पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी किया। एक और पॉइंट आपको पोलन ग्रेन के बारे में लर्न रखनी है कि इसका जो डायामीटर है, डायामीटर को लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जब भी एनसीईआरटी के अंदर जो आपको ऐसी डेटा बताई जाती है, जैसे किडनी की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, या लिवर का वेट कितना है, तो ऐसे जो डेटाबेस क्वेश्चन है जिसके अंदर, वो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता। अलग अलग बुक्स के अंदर उसका जो वैल्यू वो अलग अलग होता है। तो अगर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया बट वो डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट उसका आंसर है, तो वो एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। इस वजह से उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। एक ऐसी डेटा जो फिक्स होती है, सारे बुक्स में सेम होती है, हायर बुक्स के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो डायमीटर को लेकर एनसीईआरटी लिखती है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर
पोलन ग्रेन का जो डायमीटर है वो वेरी कर सकता है, बट ये डायमीटर को लेकर नीट कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। देखो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि नीट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए है। जब भी मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही आपको देखना है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ लास्ट टॉपिक, दैट इज अ डेhiscence ऑफ एंथर। कि एंथर का डेhiscence कैसे होता है कि जब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जैसे 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बायसेल्ड स्टेज हो गई या रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ट्राइसेल्ड स्टेज हो गई, तब डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होगा, तब डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होगा। इस पॉइंट को देखो ध्यान से समझना, मैं एक फ्लो चार्ट के अंदर समझा रहा हूँ कि डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होता है। डेhiscence ऑफ एंथर, डेhiscence ऑफ एंथर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डेhiscence ऑफ एंथर ऐसा कोई टॉपिक एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, बट ये टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो लिंक्ड टॉपिक है। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि टेपेटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट एनसीईआरटी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर लिखती है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि माइक्रोस्पोर को ही डेवलपिंग पोलन ग्रेन बोला जाता है, तब तो वो क्वेश्चन रॉन्ग ही करके आया होगा या करके आई होगी। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले क्या होता है, डेhiscence ऑफ एंथर किस सीजन में होता है, जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में जब ड्राई सीजन आएगी तब डेhiscence ऑफ एंथर होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो मिडिल लेयर है वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो डिस्ट्रॉय क्यों होती है, क्योंकि मिडिल लेयर जो है वो अपनी न्यूट्रिशन किसको देती है, वो अपना सारा जो न्यूट्रिशन या फूड होता है वो किसको प्रोवाइड करती है, टेपेटम को। और ये टेपेटम अपना जो न्यूट्रिशन है किसको देगा, ये टेपेटम की जो लेयर है ये अपना सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल को या माइक्रोस्पोर को। इन माइक्रोस्पोर को ही क्या बोला जाता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन बोला जाता है, जो नीट के अंदर पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मिडिल लेयर के पास न्यूट्रिशन खत्म होगी तो मिडिल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड लेयर जो डिस्ट्रॉय होती है वो कौन सी होती है, टेपेटम। टेपेटम की जो लेयर है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ आपको समझने को मिली कि सेकंड टाइम जो लेयर डिस्ट्रॉय होती है वो टेपेटम की लेयर डिस्ट्रॉय होती है। ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इनडायरेक्टली यंग और मैच्योर एंथर के बारे में लिखा हुआ है, जो हमें तभी समझ में आएगा जब हम डेhiscence ऑफ एंथर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो टेपेटम ने अपना सारा न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर को दे दिया या माइक्रोस्पोर मदर सेल को दे दिया और टेपेटम डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें उस जो एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें 2 लेयर दिखाई देगी, और हम ये मान के चलते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है वो किस में मॉडिफाई हो गए, पोलन ग्रेन के अंदर। तो अब उसे हम पोलन सेक बोलेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं किस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है दीज आर द, इस स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई है या कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बनी है। इस स्ट्रक्चर को अब ये कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें यहाँ पर दिखाई दे गए। अब जब पोलन ग्रेन बन गए तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोलन सेक। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोलन सेक। पहले तो क्या था, पहले था माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें, पोलन सेक के अंदर। पोलन सेक भी कितनी दिखाई देगी, हमें 4 दिखाई देगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे समझना, विद इन लोब कितनी पोलन सेक होती है, एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक होती है, 2 पोलन सेक होती है। ये दोनों पोलन सेक जो है ये क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो हमें ईच लोब के अंदर एक ही पोलन सेक दिखाई देगी, कितनी, एक पोलन सेक दिखाई देगी। सपोज करो ये माइक्रोस्पोरेंजिया पहले 4 दिखाई दे रहे, अब ये पोलन सेक के अंदर चेंज हो गए, तो ये पोलन सेक, ये भी पोलन सेक, ये भी क्या पोलन सेक, ये भी पोलन सेक है, और यहाँ पर भी क्या है, पोलन सेक। बट
हम ऑब्जर्व करते हैं कि बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, बीच के अंदर एक लेयर प्रेजेंट है जो स्टेराइल सेल की बनी हुई है, जो आगे जाकर रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट होगा कि जो बीच में जो स्टेराइल सेल्स है, बीच में जो स्टेराइल लेयर है, ये लेयर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। ये लेयर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और जो पोलन सेक है, पोलन सेक कौन से विद इन लेब, पोलन सेक से जो टू पोलन सेक है किसके, विद इन लोब के, ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। कुछ टाइम के बाद हम ऐसी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली एक पोलन सेक और यहाँ पर हमें एक दूसरा पोलन सेक दिखाई दे रहा, तो हमें 2 पोलन सेक दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे हमें यहाँ पर, 2 पोलन सेक दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं। पहले 4 पोलन सेक थे स्टार्टिंग के अंदर, बाद में क्या हो जाएंगे, एक लोब के अंदर 2 पोलन सेक फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें 2 पोलन सेक दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ऐसे 2 पोलन सेक दिखाई देंगे। ये दोनों पोलन सेक क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर थी और एंडोथीशियम की भी लेयर थी। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना, देखो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एंडोथीशियम की लेयर को बना रहा हूँ। ऐसे एंडोथीशियम की लेयर क्या होगी, हर जगह प्रेजेंट होगी। तो हमें यहाँ पर एंडोथीशियम की लेयर तो दिखाई दे रही है, एंडोथीशियम की लेयर प्रेजेंट है। एंडोथीशियम लेयर के अंदर क्या कैलोस बैंड और स्टोमियम प्रेजेंट, कैलोस बैंड होते हैं और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं। बट एक और चीज़ ध्यान रखना कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि एंडोथीशियम की जो लेयर होती है, इस लेयर के अंदर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर कैलोस बैंड की थिकनिंग एब्सेंट होती है, या कैलोस बैंड की जो थिकनिंग है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। या अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की जो थिकनिंग है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की जो थिकनिंग है वो एब्सेंट है। मोस्टली हम कैलोस बैंड कहते हैं, उसकी थिकनिंग एब्सेंट होती है, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है, स्टोमियम बोला जाता है। और इसी रीजन से क्या होता है, उसी रीजन से डेhiscence ऑफ एंथर होता है, डेhiscence ऑफ एंथर होता है, डेhiscence ऑफ एंथर होता है। इसी रीजन से क्या होगा, डेhiscence ऑफ एंथर होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, इस सेल के पास जो एंडोथीशियम का ही है, बट यहाँ पर कैलोस बैंड और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की जो थिकनिंग है वो एब्सेंट है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम बोलेंगे। और इस रीजन को स्टोमियम बोलते हैं। और यहाँ से जो एंथर है वो बर्स्ट हो जाएगा और सारे पोलन ग्रेन सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर देखो कुछ इस तरीके की डायग्राम दी हुई है, ऐसे करके ऐसे डायग्राम दी हुई है, ऐसे करके ऐसे, और इस स्ट्रक्चर को फिर ऐसे किया गया है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे, मतलब ऐसा बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर फट चुकी है। जो पोलन ग्रेन से यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये पोलन सेक है, इस पोलन सेक के अंदर जो पोलन ग्रेन थे, वो पोलन ग्रेन हमें कहाँ दिखाई देंगे, ऐसे बस्ट हो जाएंगे तो सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। ये सारे पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। इस वक्त हमें सिर्फ 2 लेयर दिखाई देगी, एक तो एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी, एक किसकी लेयर दिखाई देगी, एपिडर्मिस की, और दूसरी कौन सी लेयर दिखाई देगी, एंडोथीशियम की लेयर दिखाई देगी। इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होता है। सबसे पहले मिडिल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि उसका फूड सारा टेपेटम ले लेता है। अब टेपेटम आइदर इस पूरे न्यूट्रिशन को सीक्रेट करेगा, किसको, माइक्रोस्पोर को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ऐसी टेपेटम लेयर को सीक्रेटरी टेपेटम लेयर बोला जाता है, ग्लैंडुलर बोला जाता है। या दूसरी होती है इन्वेसिव या प्लाज्मोडियम टेपेटम लेयर, जो सबसे पहले न्यूट्रिशन को खुद के पास स्टोर करेगी, फिर जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो सारी न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को दे देगी। तो कैसे भी करके अल्टीमेटली टेपेटम न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को दे देती है। अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी कि सर अभी आपने क्या बताया, जो मैंने अभी टेपेटम की लेयर के बारे में बताया, ये 2 टाइप की होती है, इनके टाइप एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, सो इट विल नॉट कम इनटू द नीड। सिंपली आपको समझना है कि टेपेटम जो है वो अपना सारा न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को दे देगी। अब जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तब क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलने के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल तो पोलन ग्रेन के अंदर मॉडिफाई हो गए,
तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलन सेक बोल रहे हैं। विद इन लोब के अंदर जो दो पोलन सेक होती है वो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद में क्या होगा कि एंडोथीशियम की लेयर जहाँ पर कैलोस बैंड की थिकनिंग एब्सेंट होती है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होती है, उस रीजन को स्टोमियम बोला जाता है। और वहाँ से क्या हो जाता है, डेइसेंस ऑफ एंथर हो जाता है। वहाँ से क्या होता है, डेइसेंस ऑफ एंथर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंडोथीशियम की जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक, एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखो, एक और पॉइंट आपको समझना है, एंडोथीशियम की जो नेचर वो कैसी है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये कैलोस बैंड है या अल्फा सेल्यूलोज फाइबर है, ये वाटर को स्टोर करते हैं, जिस वजह से इसकी साइज़ बढ़ जाती है। बट जैसे ही ड्राई सीजन होता है तो उस केस के अंदर ये पहले हाइग्रोस्कोपिक नेचर थी तो साइज़ बढ़ गई, इनलार्ज हो गई, स्वेलिंग हो गई। बट ड्राई सीजन के अंदर पूरा पानी निकल जाता है, वाटर जो है वो वाटर है वो ख़त्म हो जाता है। अब वाटर जैसे ही ख़त्म होता है तो क्या होता है, देखो समझना, देखो ध्यान से समझना। हाइग्रोस्कोपिक तब टर्म यूज़ किया जाता है जब कोई सब्सटेंस वाटर को एब्सॉर्ब करके अपने सेल की साइज़ को स्वेल करते हैं। जैसे देखो ये एक एंडोथीशियम का सेल था, ये एक एंडोथीशियम का सेल था, ये एक एंडोथीशियम का सेल था। यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट है। जैसे ये इस सेल का था तो यहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर इस सेल की है तो यहाँ पर थिकनिंग हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, थिकनिंग दिखाई दे रही है। बट इस वाले रीजन पर थिकनिंग एब्सेंट थी तो इस रीजन को हमने क्या बोल दिया, स्टोमियम बोल दिया, स्टोमियम बोल दिया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको सेल की साइज़ जो है वो शेप है वो आपको एक नॉर्मल शेप दिखाई दे रही है। पर जब ड्राई सीजन आएगा तो पानी कम हो जाएगा, पानी कम होगा तो सेल सुकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। जैसे सुकड़ेगा, जब भी कोई चीज़ देखो सुकड़ती है, कि सपोज़ करो अगर जो ये जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, अगर वो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, कोई एक जो वॉल फ्लेक्सिबल हो, तो 3 वॉल तो एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल वॉल वो तो कांस्टेंट रहेगी, जो फ्लेक्सिबल वॉल है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। जैसे इसके अंदर पानी कम होगा तो पानी कम होने की वजह से देखो क्या होगा, ये वॉल वैसी रहेगी, ये वॉल वैसी रहेगी, ये वॉल वैसी रहेगी। बट जो आउटर वॉल है वो आउटर वॉल क्या हो जाएगी, आउटर वॉल जो है वो अंदर की तरफ ऐसे कॉनकेव शेप में चेंज हो जाएगी। ये भी जो आउटर वॉल है वो किस शेप में चेंज हो जाएगी, कॉनकेव शेप के अंदर चेंज हो जाएगी। इस तरीके से सारी जो वॉल है कॉनकेव शेप के अंदर चेंज हो रही है। सारे सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक टेंशन या प्रेशर क्रिएट होता है। ये सारा प्रेशर अल्टीमेटली किस पे लगेगा, स्टोमियम। बट स्टोमियम के पास तो ना तो कैलोस बैंड है ना तो अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट है। इस वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, तो ये सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और फटने की वजह से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे ये फट जाएगी। और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो पोलन ग्रेन्स सारे बाहर निकल जाएंगे, जिसे हम बोल लेंगे डेइसेंस ऑफ एंथर बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एंडोथीशियम की नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और जब पानी कम हो जाता है तब उस केस के अंदर शेप के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है और एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जहाँ पर थिकनिंग एब्सेंट है वहाँ से जो सेल है बस्ट आउट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स सराउंडिंग के अंदर आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं डेइसेंस ऑफ एंथर। ये मैंने क्यों समझाया आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक स्टार्टिंग के अंदर जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया और ये हेडिंग स्टार्ट होती है। और जहाँ पर हम ये कहते हैं कि एंथर की जो शेप है वो टेट्रागोनल है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एंथर के अंदर जो टिश्यू है वो वेरी करते हैं। टिश्यू वेरी करते हैं तो टिश्यू वेरी का मतलब वो टिश्यू कभी होते हैं, कुछ स्टेज के अंदर में दिखाई देंगे, कुछ स्टेज के अंदर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा कब होता है, तो ये कंडीशन हम एक यंग और मैच्योर एंथर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट, ये आज की क्लास का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि जब एंथर यंग कंडीशन में होता है तब हमें क्या दिखाई देगा, जब एंथर मैच्योर कंडीशन में होगा तब हमें क्या दिखाई देगा। अगर हम यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करें तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, तो उसके अंदर हमें सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी, एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी। उसके बाद में हमें एंडोथीशियम की लेयर दिखाई देगी। एंडोथीशियम के बाद में हमें मिडिल लेयर दिखाई देगी। मिडिल लेयर के बाद में हमें टेपेटम की लेयर दिखाई देगी। किसकी लेयर, टेपेटम की लेयर दिखाई देगी। और टेपेटम के बाद में हमें क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उस कंप्लीट एंथर के अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी और एक लोब के अंदर हमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी। तो हमें क्या दिखाई देगा, और
स्पोरेंजिया कितने 4 दिखाई देंगे अगर हम एक डाइथिकस एंथर की बात करते हैं। तो जब वही एंथर मैच्योर होता है तो क्या होगा, तो देखो मिडिल लेयर तो खत्म हो जाएगी, टेपेटम भी खत्म हो जाएगी, बट एपिडर्मिस तो अभी भी प्रेजेंट होती है। तो मैच्योर एंथर के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा, एक तो हमें एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी, उसके अलावा हमें एंडोथीशियम की लेयर दिखाई देती है। ऑफकोर्स वो ब्रेक हो जाती है, वो एक अलग पॉइंट है, बट होती तो है एंडोथीशियम की लेयर। मिडिल लेयर कंप्लीटली खत्म हो जाती है, टेपेटम की लेयर कंप्लीटली खत्म हो जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर नहीं प्रेजेंट है, इस लोकेशन के अंदर पोलन ग्रैंड प्रेजेंट है, तो इसी रीजन को क्या बोला जाता है, पोलन सेक बोला जाता है। अभी हमें माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह क्या दिखाई देंगे, पोलन सेक्स दिखाई देंगे, तो हमें पोलन सेक्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये पोलन सेक है मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह हमें पोलन सेक दिखाई देंगे। ये एक यंग और मैच्योर एंथर के अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ तक हमने मेल पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, लेक्चर्स को देखिए, और अगर ये लेक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ही स्लो पढ़ा रहे, तो आप यूट्यूब के अंदर उसकी स्पीड 1.25x या 1.5x या 2x के ऊपर स्पीड करके देख सकते हो। सारी चीज़ें मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। जो कोटा के अंदर ऑफलाइन में कंटेंट डिलीवर किया जाता है वो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, बट उसमें भी वो कंटेंट डिलीवर करूंगा जो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और नीट के सिलेबस के रेस्पेक्ट में। कभी कभार ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं होता, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना प्यार इसी तरीके से दीजिएगा, और अच्छे तरीके से सबसे पहले मेहनत कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप डॉक्टर बनने चाहिए। इस चैनल का सक्सेस तभी होगा जब आप डॉक्टर बनोगे। इस चैनल का सक्सेस तब नहीं है जब मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। ऑफकोर्स वो एक फैक्टर है, बट उससे भी ज़्यादा सक्सेस तब है जब आप डॉक्टर बन पाओगे। और जब अगर मैं कभी भी इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाऊँ, ऑफकोर्स मैं वर्ल्ड में भी जाऊँ, तब भी आप मुझे मिलो और तब आप कहोगे सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और आपकी वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, और उसी वजह से हम डॉक्टर बन पाए, और तब आप मुझे थैंक्स बोलो या तब आप मुझसे बात करने आओ, तो वही मेरा एक अच्छा गिफ्ट होगा, या इसी मेहनत का मेरा वही अच्छा रिवार्ड होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।